डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को सुनने का। डॉक्टर गिरजेश जी से मैंने माइक 2 मिनट ले लिया, उन्होंने सोच रखा होगा कुछ, लेकिन आई जस्ट कुड नॉट रेसिस्ट माई टेम्पटेशन। सुधांशु जी हम लोग देखते रहते हैं स्टेज पे लगातार उनको, उनके स्क्रीन्स पे, लेकिन कुछ जो उनके साथ के जो हमारे जीवन के इतने वर्षों का अनुभव है, 1985 से लेकर 1986 से लेकर अभी तक का, उसके हिसाब से जो हम एसेस करते हैं, आप पॉलिटिक्स कहे, आप साइंस कहे, आप स्पोर्ट्स कहे, आप फिल्म्स कहे, आप हिस्ट्री कहे, कोई सा भी क्षेत्र छू लीजिए, किसी भी क्षेत्र में बात कर लीजिए, एंड इट्स प्रोलिफिक। आज की बात नहीं है, 1986 में जब ये यूनिवर्सिटी में होते थे तब भी ऐसे ही थे। Those days also he was similar, he was like that, same proficiency, same rational, same logic, same data figures, encyclopedic figure, encyclopedic personality। कई बार इनसे बड़े कार्यक्रमों में बच्चे पूछते हैं खड़े होकर कि आपको ये सब कुछ इतना पता कैसे? This is what people used to ask, और हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि he was like that 30 years back also। तो ये विलक्षणता है व्यक्तित्व की, और हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि इस विश्वविद्यालय की मिट्टी से अनेक वैज्ञानिक निकले हैं, अनेक एडमिनिस्ट्रेटर्स निकले हैं, अनेक लॉरेल्स जीतने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट निकले हैं, अनेक फिलोसोफर्स निकले हैं, सोशल रिफॉर्मर्स निकले। उस पूरी सीरीज में सुधांशु त्रिवेदी जी भी निकले हैं, जो कि आज पूरे देश में अपने संस्कृति, अपने राष्ट्र, अपनी जीवन पद्धति, परंपरा, अपनी सोच को आगे बढ़ाने में लगे हैं। पूरे विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है। उनसे आग्रह है कि वो आज इस सभा को इस महत्वपूर्ण अवसर पर संबोधित करें। मंच पर विराजमान भारत की ज्ञान की परंपरा के प्रतीक स्वामी शुद्धिदानंद जी, भारत की कर्म की परंपरा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किए हुए आदरणीय प्रफुल्ल अकांत जी, और जब भी कोई पूजा उपासना हो तो क्या कहा जाता है? स्थान देवताभ्यो नमः। तो इस स्थान के अधिष्ठाता कुलपति आदरणीय श्री MS चौहान जी, मनोज जोशी जी, डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी, और छात्र जीवन से सामाजिक कार्यों के लिए हमारा मार्गदर्शन कर रहे आदरणीय शिवेंद्र कश्यप जी, और यहाँ सम्मुख बहुत से ऐसे लोग जिनसे कि छात्र जीवन से बड़ा निकट संबंध रहा और जिन्होंने समय समय के ऊपर हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा दी, आदरणीय जगदीश जी, राजेंद्र चड्ढा जी, अन्य जो देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से आए हुए प्रोफेसर गंगोपाध्याय जी, प्रोफेसर रैना जी, मैडम शीतल जोशी जी, विशाल सिंह जी, और मेरे साथी जैसा शिवेंद्र जी ने बताया जैनेन जी जो मेरे रूम पार्टनर भी रहे, बोहितेश जी जो हमारे बैचमेट रहे, वैसे पटिया जी भी मेरे साथ एक विश्वविद्यालय में सहयोगी रह चुके हैं जब मैं पहली बार लेक्चरर बना था, और इस सभागार में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, जैसा उन्होंने अभी कहा कि अभी हमने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष मनाया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को अपने उद्बोधन में क्या कहा कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष यानी 75वां वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, ये अमृत काल की शुरुआत है। यानी अभी हमें वो लक्ष्य तय करना है कि 75वें वर्ष से जब हम शताब्दी मनाएंगे तो हमें उस स्थान में पहुंचना है जो भारत का भवितव्य है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये अमृत काल का पहला वर्ष है, अर्थात यह अमृत काल का अरुणोदय का काल है। अब इन वर्षों में आगे कैसे बढ़ना है, इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व हमें कैसे प्रेरणा देता है,
देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर अमृत काल में आगे बढ़ना है तो हमारे 4-5 लक्ष्य। नंबर 1, 2047 तक शताब्दी आज समाप्त होते होते भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। नंबर 2, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने मन को मुक्त करना है। नंबर 3, अपनी विरासत और परंपरा के ऊपर गौरव करना है। नंबर 4, कि इसके लिए सब लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करना है। और नंबर 5, वो कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है, यानी सब लोग मिलकर एक सिंक्रोनिटी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब यह लक्ष्य प्राप्त होगा। कि मैंने पहली एक पुस्तक पढ़ी, विविध प्रसंग, उसके एक तो वाक्य बड़े प्रेरणादायी थे जो स्वामी विवेकानंद के जीवन से किसी भी युवा को प्रेरणा दे सकते। पहला, उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहता तुम ये प्राप्त करने का प्रयास न करो या वो प्राप्त करने का प्रयास न करो। तुम्हें अगर पाना है तो उन्होंने कहा वो पाओ जिसके पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। अगर तुम्हें किसी ऊंचाई तक पहुंचना है तो उस ऊंचाई पर पहुंचो जहां पहुंचने के बाद ऊंचाई के मायने खत्म हो जाते हैं। अब इसको समझने की जरूरत है। वो कैसे प्राप्त करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। उस पुस्तक में था, तो मेरे ऊपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा, मानसिक और भौतिक सभी विषयों से मन को पृथक कर लेना ही जीवन का लक्ष्य है। तब आप ऑब्जेक्टिव होकर काम कर पाते हैं। जब तक आपके अंदर सेंस ऑफ अटैचमेंट होता है कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, प्राप्त हुई तो सुख मिलेगा, नहीं प्राप्त हुई तो दुख। पर ऑब्जेक्टिव होकर आप काम नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव होकर काम तब पाएंगे जब आपने उसको, अपने मन को उससे पृथक कर लिया होगा। तो आप, जैसे एग्जांपल के लिए, आप मूवी देखते हैं तो आप उतना ज्यादा इमोशंस इफेक्ट नहीं पड़ता जितना रियल जिंदगी में होता है। क्योंकि रियल जिंदगी जब आप जी रहे होते हैं तो उनकी ज्ञान योग पुस्तक में लिखा था कि वो कर्ता भाव होता है, मैं कर रहा हूं। कर्ता भाव के साथ भोक्ता भाव असंपृक्त है, इनसेपरेबल है। कर रहा हूं तो भोगूंगा भी। परंतु जब दृष्टा भाव आ जाता है, लाइक यू आर वॉचिंग अ मूवी, तो वहां पर ना मैं अटैच हूं, ना मेरे साथ, मेरे ऊपर कोई बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो जब आप उस स्टेट में आते हैं तब आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम कर पाते हैं और उस चीज का हमारे मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और अब आप सोचें कि ये तो बड़ी फिलॉसफिकल सी बात हो गई कि डिटैच होकर बात करो, अंदर जाकर ये सोचो कि तुम ये नहीं हो। इसका जो रियल वर्ल्ड है इससे क्या कनेक्शन? रियल वर्ल्ड से आपको एक कनेक्शन बताने का प्रयास करता हूं। आज 12 जनवरी है, 2 दिन के बाद मकर संक्रांति है, यानी सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाता है। ये दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ क्यों जाता है सूर्य? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर अर्थ ऐसे होती और ऐसे ही घूम रही होती तो कभी भी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में कोई वेदर का चेंज होता ही नहीं, क्योंकि सूर्य की सारी किरणें इक्वेटर की तरफ पड़ती। ये हिस्से में टेम्परेचर हंड्रेड्स ऑफ डिग्री रहता और नॉर्थ और साउथ पोल अगर पानी बचता तो वो बर्फीले रेगिस्तान होते और इक्वेटर अगर होता तो वो रेगिस्तान होता। तो ना इस धरती पे जीवन होता और ना बदलाव होता मौसम का। परंतु चूंकि ये 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है, इसलिए हाफ ऑफ द टाइम सदर्न हेमिस्फीयर पे, हाफ ऑफ द टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे चलता है, जिसकी वजह से मौसम भी बदलता है और सृष्टि का क्रम भी चलता है। अगर आप जाके देखेंगे, कोई कहेगा कोपरनिकस ने बताया था, कुछ 100 साल पहले उनको पता चला कि 23.5 डिग्री का एक्सियल टिल्ट है। पर हमारे यहाँ तो याद करिए, पितामह भीष्म शरशैया पर लेटे हुए थे कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा उसके बाद हम अपने प्राण त्यागेंगे। तो मकर संक्रांति यानी गोइंग फ्रॉम सदर्न टू नॉर्दर्न, गोइंग फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड, इसका मतलब एक्सियल टिल्ट और उसका एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन। हमको पता था, अब जाके साइंस ने किया है कि ये जनवरी के महीने में ही सदर्न से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है। अब ये एक अलग अनुसंधान का विषय है कि इस समय अनेक प्रकार के पर्व जो मनाए जाते हैं दुनिया में, वो इसी जनवरी के आसपास आगे पीछे क्यों होते हैं, इस पे कभी आप अलग विचार करिएगा। मगर इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक कनेक्शन भी है।
कैसे आप डाउनवर्ड से अपवर्ड जाते हैं जब आप अपने को रियल में डिटैच करते हैं। जब आप कभी ध्यान लगाने की कोशिश करें तो आपका मन 2 मिनट के लिए भी स्थिर नहीं रहता। जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करें तो आपके मन की नेचुरल टेंडेंसी डाउनवर्ड है, नेगेटिव चीजों की तरफ है कि कैसे मौका पाके जबरदस्ती कोई चीज ग्रैब कर लूं, किसी प्रकार से मेरे हाथ में सारी पावर आनी चाहिए, मेरे हाथ में सारा पैसा होना चाहिए, मेरे ही पास सारा सुख और प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। ये क्या है? ये डाउनवर्ड टेंडेंसी। जब आप उसको पहले रेस्ट्रेन करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं और फिर उसको रिवर्स करके अपवर्ड करते हैं, तो वो डाउनवर्ड से जब अपवर्ड होती है उसी को क्या कहते हैं? संक्रांति। तो संक्रांति सिर्फ धरती के ऊपर घटित नहीं होती है, अगर आप अपनी गहराई से अंदर उतरते हैं तो संक्रांति वहां भी घटित होती है। इसीलिए यह देश एकमात्र ऐसा देश है, आपने हिस्ट्री में बड़ी बड़ी रिवॉल्यूशंस पढ़ी होंगी, चीन की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, मगर भारत की क्रांति कभी नहीं सुनी। एकमात्र बड़े देश हैं दुनिया के जिसमें क्रांति नहीं हुई, क्योंकि यहाँ क्रांति नहीं होती है, यहाँ संक्रांति घटित होती है। अब आप कहेंगे कि संक्रांति का अर्थ क्या हुआ? जैसे अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ता लोग बता रहे थे कि स्वामी जी से उन्होंने कहा कि मुझे भगवान देखना है, और जाके वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, उन्होंने कहा मैं भगवान दिखा सकता हूं। पर भगवान देखना इतना आसान काम थोड़ी है। अगर आप सबने वो किस्सा भी सुना हो कि फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनको मॉर्निंग में बुलाया और कहा कि चलो मंदिर में दर्शन कराएंगे, उससे पहले स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के लिए जैसे ही वो अंदर डुबकी लगाए, उन्होंने उनका सर पकड़ लिया। अब वो छटपटाने लगे। जब उनको सर हाथ छोड़ा, उनका सर छोड़ा, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा ये बताओ, जिस समय तुम पानी में डूबे हुए थे, मैंने तुम्हारा सर पकड़ा हुआ था, तुम्हारे मन में उस सर को फ्री करके निकलने की जितनी इच्छा थी, जैसी छटपटाहट थी, वैसी छटपटाहट है क्या भगवान को प्राप्त करने की? अब तुम सोचो, यदि तुमको एक हाथ की जकड़न से अपने सर को मुक्त करने के लिए इतना प्रयास करना है, तो कितने प्रकार की जकड़न तुम्हारे सर के ऊपर है, इससे मुक्त होकर भगवान को देखना है, तो इससे कहीं अधिक प्रयास करना होगा। तो ये नहीं कि तुमने सिंपल से देखा हो। इसलिए जब आप भगवान को देखना चाहें, भारत को देखना चाहें, दोनों में आपस में कनेक्शन है। मैंने एक विदेश में एक विचारक के मुंह से सुना था, उसने कहा कि इफ यू वांट टू understand what India is, if you want to see what India is, you have to first understand what India is. उन्होंने अंग्रेजी में बोला था। उन्होंने कहा you will think that India is a geographical entity. No, it's more finer and subtle than that. Then you will say the more finer can be the historical entity. Then he says that is more finer than that. Then it says कि it's more finer is the cultural entity, वो उससे ज्यादा सूक्ष्म है। उसने कहा नहीं, उससे भी सूक्ष्म रिलीजियस एंटिटी है। उसने कहा उससे भी अधिक सूक्ष्म है भारत। कहता है रिलीजियस से सूक्ष्म स्पिरिचुअल एंटिटी है, आध्यात्मिक। वैसे स्पिरिचुअल वर्ड आध्यात्मिक का नहीं है, पर अंग्रेजी में प्रयोग होता है इसलिए। तो वो कहता है कि इवन इंडिया इज मोर फाइनर देन दैट। देन वो कहता है देन व्हाट इट इज। तो उसने कहा कि जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, दो न्यूक्लियस मिलते हैं जिससे हाइड्रोजन बम बनता है, तो एनॉर्मस एनर्जी रिलीज होती है और रेडियो एक्टिव वाइब्रेशंस उस इलाके में बरसों तक रहते हैं। उन्होंने कहा उसी ढंग से जब आत्मा का परमात्मा में फ्यूजन होता है तो एक विस्फोट होता है चेतना की तरंगों का, और वो तरंगे उस क्षेत्र में हजारों साल तक रहती हैं। विगत कई हजार वर्षों में कई हजार लोगों ने वो फ्यूजन करने में सफलता प्राप्त की है। उसके स्पंदन भारत की धरती में है। यदि वह समझ सकोगे, अनुभव कर सकोगे, तो भारत को अंडरस्टैंड कर पाओगे। अन्यथा इमारतें देख के चले आओगे, भारत को नहीं समझ पाओगे। इसलिए हमारा जो राजनीतिक विचार भी है, क्या कहता है? भारत एक जीवंत सत्ता है। भारत, हमारा राष्ट्रवाद क्या है? एक कॉन्शियस वाइब्रेंट नेशन। हम एक कोई जियोपॉलिटिकल नेशन नहीं है, पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन नहीं है कि एक पॉलिटिकल एंटिटी है। और आप कहेंगे वो वाइब्रेंट कैसे मान लें कि वो वाइब्रेंट कैसे मान लें कि हम पूरे देश से जुड़े हुए हैं? जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं और हाथ में जल लेते हैं
तो पंडित जी क्या श्लोक बोलते हैं? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सारी नदियों से कनेक्शन हो गया। आपका एक एक मन का भाव पूरे भारत की नदियों से जाके जुड़ गया। अब ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई गवर्नमेंट चाहकर कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी जमाने में तो हमेशा पूजा करते समय बोला जाता था, नियम तो ये था कि स्नान करते समय बोलिए। अब बताइए, ये हिस्सा किसी के भी कब्जे में चला जाए, इसमें वो सिंधु भी है जो हमारे हिस्से में नहीं है, और वो सरस्वती भी है जो इतिहास के हिस्से में चली गई है, परंतु वो हमारे पानी के रूप में हमारे मन के वाइब्रेशन में है। और आप कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति स्नान कर रहा हो अपने बाथरूम में भी, तो दुनिया कोई गवर्नमेंट बाथरूम में स्नान करते हुए व्यक्ति की भावना को नियंत्रित कर सकती है? नहीं। इसलिए हमारा राष्ट्रवाद इतना गहरा था कि हजारों साल तक लोग हुकूमत करते रहे, पर हमें मानसिक रूप से कभी पूरे देश से अलग नहीं कर पाए। एक छोटी सी बात समझिए। अब आप क्यों समझिए कि ये फिजिकल वर्ल्ड था जो विवेकानंद जी ने कहा था, ये रियल वर्ल्ड था। अब इसका कनेक्शन क्या है? कई बार देखिए क्या होता है कि हमारे यहां नॉलेज के भी दो पार्ट है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारे यहां नॉलेज को लेकर है। एक है विद्या, एक है अविद्या। वेस्ट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। अविद्या कोई बुरा वर्ड नहीं है। व्हाट इज विद्या, व्हाट इज अविद्या? अविद्या जानते क्या है? ऑल वर्ल्डली नॉलेज। ये हिंदी, इंग्लिश, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो कुछ आज आप पढ़ते हैं, मैनेजमेंट, ये सब अविद्या है, यानी जो संसार से रिलेटेड विद्या है। और विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। विद्या के लिए गुरु की जरूरत है, अविद्या के लिए गुरु की जरूरत नहीं। जो सब्जेक्ट चाहिए पढ़ लीजिए और आपको खूब सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पर विद्या और अविद्या का इंटरफेस क्या है? जैसे मैंने ये बात पहले भी एक दो जगह बोली है कि जीरो का आविष्कार भारत में हुआ, ये तो सभी मानते हैं, पर जीरो का आविष्कार हम करने में सफल क्यों हुए? ये विचार करने का विषय है। वो जीरो का आविष्कार हम करने में सफल इसलिए हुए कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फिजिकल वर्ड है, अगर आप किसी को x डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू समथिंग होता है, जैसे जैसे आप n की वैल्यू कम करते चले जाते हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। x by 50 से x by 20 की वैल्यू ज्यादा होगी, x by 20 से x by 10 की वैल्यू ज्यादा होगी, x by 5 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो क्या होगा? जैसे जैसे आप उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, रिजल्टेंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और x by 0 की वैल्यू कितनी होगी? x by 1 is equal to x and x by 0 is equal to infinity। इसका अर्थ क्या हुआ? शून्य का रास्ता, अनंत का रास्ता शून्य से होके जाता है, और हम अनंत को खोज रहे थे, इसलिए हम शून्य को खोज पाए। अब यहां पर हम आपसे बात करें, ये तो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जीरो एक एंटिटी है जिससे सारे इंटीजर्स शुरू होते हैं, बस। परंतु जब आप अपने हृदय में शून्य उत्पन्न करते हैं और अनंत की अनुभूति करते हैं, तो शून्य वहां पर एक अनुभूति है। और वो अनुभूति आप कैसे प्राप्त करेंगे? हमारे कहा गया उसको प्राप्त करने के बहुत तरीके बताए गए। किसी के प्रति भी शून्य पैदा कर लीजिए, माता पिता के प्रति पैदा कर लीजिए, आपके अंदर वो एनर्जी उत्पन्न होने लगेगी। गुरु के प्रति पैदा कर लीजिए, पूर्ण समर्पण कर दीजिए, डेवलप होने लगेगी। नहीं तो अपने घर में भगवान की एक मूर्ति जो पत्थर की बनी हुई हो, उसी को आप पूरा ध्यान लगाकर उसी में पूर्ण समर्पण कर दीजिए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और आपके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी उभर के आने लगेगी। ये है शून्य, एक अनुभूति है। अब यही मैं बताना चाहूंगा, जीरो एज एन इंटीजर ये अविद्या का हिस्सा है, शून्य की अनुभूति यह विद्या का हिस्सा है। और इसलिए हमारे यहां इसको कहा भी गया है, शायद रही कबीरदास का दोहा है, उन्होंने कहा है कि हम कौन है? हम तो ब्रह्म के स्वरूप है। उन्होंने कहा जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, घर अपनो है शून्य में अनहद में विश्राम। ये मैंने यहां पर अनहद नाद कहते हैं ना, हृदय में सुनाई पड़ता है। आप उस स्टेज में पहुंचते हैं, तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आप विद्या और अविद्या का अंतर तो समझ सके कि जीरो क्या है, वन क्या है, और जीरो कहां पे अनुभूति हो जाता है, फिर वो एक्सप्रेस होने वाली लेवल नहीं रहता है। देन शून्य एक अनुभूति है जो आप प्राप्त कर सकते हैं, वो आप दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दूसरे को रास्ता बता सकते हैं।
इसीलिए गुरु आपको रास्ता बताता है, अल्टीमेटली आपको करना तो स्वयं पड़ता है। इसलिए मैंने कहा यदि भारत को समझोगे तो भगवान खुद ब खुद समझ में आने लगेंगे, क्योंकि भारत और भगवान का कनेक्शन जानते क्या है? लोग कहते हैं, जैसे अभी किसी के प्रति अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहता, दुनिया में जो बाकी देश है वहां व्यक्ति पैदा होता है और अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोग के समाप्त हो जाता है। सिर्फ यहीं पर जब पैदा होता है तो वर्ल्डली अफेयर के बियॉन्ड उसको एक स्पिरिचुअल विजन दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसे पुण्य भूमि कहते हैं, जो हमारे यहाँ कहा गया भारत के लिए कि गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतु भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात वह भारत भूमि धन्य है, देवता भी जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं। स्वर्ग में देवता के पद पर हजारों वर्षों तक रहने के बाद भी मोक्ष पाने के लिए मनुष्य के रूप में जन्म लेने को जहां लालायित रहते हैं। वो क्यों लालायित रहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वह अनुभूति यहां से होके जाती है। इसलिए यह भारत को अगर आप समझे तो अपने आप आपको भगवान समझ में आने लगता है। मगर आजकल आप देखेंगे कि युवा पीढ़ी में बहुत बात आती है, हर बात हमको लॉजिकल बताइए, लॉजिकल होनी चाहिए। जब तक आप लॉजिक नहीं बताएंगे तब तक तो हम भगवान को नहीं मानेंगे। अब मैंने आपसे बताया जीरो एज ए बेस ऑफ इंटीजर आप किसी को लॉजिकली समझा सकते हैं, शून्य की अनुभूति आप किसी को लॉजिकली नहीं समझा सकते, वो सिर्फ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इसलिए जो लोग नई एज में यह प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, हम लोग भी अपने जमाने में यंग एज में पूछा करते थे, ज्ञानेंद्र के साथ खूब शास्त्रार्थ होता था हम लोगों का, वो अलग है। और उसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है। उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। ये ध्यान रखिए, इसी पॉइंट पे हम दुनिया से अलग हैं। भारत यदि विश्व गुरु बना था तो ये मटेरियल नॉलेज तो कोई भी सीख लेगा भाई, यार इंटरनेट से सीख लो। चरित्र की शिक्षा भारत में ही आके मिलती थी। इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में क्या लिखा है? एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। यानी अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने पृथ्वी के सारे मानव आते थे। तो इसलिए आज की युवा पीढ़ी को यह समझने की बहुत आवश्यकता है। हाँ, एक दो बिंदु और मैं कहना चाहूंगा कि जब हम ये बात करते हैं कि यह परिवर्तन आने वाला है, तो उस परिवर्तन के आप कहेंगे कहीं लक्षण भी दिख रहे हैं क्या? मतलब एक टेंजिबल लक्षण भी तो दिखने चाहिए वर्ल्ड में। क्यों? आज स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष आया और हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे छोड़ के बनते हैं। सहयोग भी लग सकता है। अभी पिछले हफ्ते वर्ल्ड में हम 3rd बिगेस्ट ऑटोमोबाइल के कंज्यूमर बन गए। यानी अब दुनिया में हमने जापान को पीछे छोड़ा और अमेरिका और चाइना के बाद सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल यानी कारें भारत में है। 7.5% फैमिलीज के पास कारें हो गई। या ऐसे ही तो नहीं हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं, और जो अभी वर्ल्ड बैंक का अनुमान आया है कि 2027 तक हम 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था और 2030 तक हम 30, यानी पहले जर्मनी को पीछे करेंगे 2027 में और 2030 में जापान को पीछे करके हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इसका मतलब वह धरातल पर भी कहीं ना कहीं उतरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम हवा में, और कुछ मामलों में हम दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज से भी आगे निकल गए हैं। उदाहरण के लिए आप में से बहुतों को याद हो 2019 के लोकसभा चुनाव के समय अप्रैल के महीने में अचानक सवेरे मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री जी 12 बजे राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। सबकी सांस अटक गई थी, पता नहीं है 12 बजे कौन सा संबोधन होने वाला है और क्या कौन सा नोट बंद होने वाला है। परंतु अगर आपको याद हो, किसी को याद है कि उस दिन 12 बजे प्रधानमंत्री ने संबोधन क्या किया था? वो ये किया था कि अर्थ की लोअर ऑर्बिट में मूव कर रहे किसी भी ऑब्जेक्ट को सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी भारत ने हासिल कर ली। अब आप कहेंगे ये अगर कैपेसिटी भी है तो इसको प्रधानमंत्री को अनाउंस करने की आवश्यकता क्या थी? इसका महत्व जानते क्या है?
जो हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड से छोड़े जाते हैं, जब वो छोड़े जाते हैं तो आधा घंटा लगता है धरती के दूसरे स्थान पे जहां भी गिरना है उनको, तो वो स्पेस में जाके एंटर करते हैं। तो अगर हमारे पास ये कैपेबिलिटी है तो जैसे ही वो लोअर ऑर्बिट में एंटर करेगा हम उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमारे एरिया में प्रवेश करने से पहले न्यूक्लियर वॉरहेड को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी कर सकते हैं। ये प्राप्त करने वाले हम चौथे देश हैं। और इतना ही नहीं है, ऐसे देखिए, अगर ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए, इससे भारत को कोई तात्कालिक लाभ नहीं होने जा रहा, क्योंकि हो सकता है वो कई मुद्दों के ऊपर ज्यादा सावधान रहे भारत के साथ डील करने में, या कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बन गई तो भारत से उसको कोई, मैं बिल्कुल मानता हूं, कोई ऑब्जेक्टिव लाभ नहीं, पर इसको नियति का संकेत समझिए। लोग कहते थे ना, ब्रिटिश राज में सूरज नहीं डूबता है, भगवान भी उनके साथ है। और आप सोचिए, भारत से उद्घोष हुआ था, लोकमान्य तिलक ने कहा था पूर्ण स्वराज, तो लोगों ने कहा था इनका दिमाग खराब है, भगवान भी उनके साथ है। कैसे टोटल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, सिर्फ वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की बात थी, तब तक कांग्रेस का एजेंडा ही नहीं था कि हमें इंडिपेंडेंस प्राप्त करनी, वो 1929 में आके हुआ है। और आपने देखा यहां से स्वराज्य का उद्घोष उठा और भारत का स्वराज्य आते आते वो ब्रिटिश राज जिसमें सूरज नहीं डूबता था उसका सूरज डूब गया 45 आते। और 21वीं सदी आते आते उस ब्रिटिश राज के ताज के ऊपर एक भारतीय आ गया। मानिए तो संयोग है और मानिए तो दैवयोग है। इसका मतलब कहीं ना कहीं काल चक्र की गति तो परिवर्तित हो रही है। हाँ, एक दो पॉइंट में जरूर कहना चाहूंगा, कुछ चीजें हमें अपने दिमाग में से यह भी निकालनी है कि कुछ अंधविश्वास, हम कहते हैं ना धार्मिक अंधविश्वासों से निकल के आओ, तो कुछ चीजों को लेकर वैज्ञानिक अंधविश्वास भी हमारे दिमाग में भरे। एक फूड फॉर थॉट आप लोगों को देता है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? ओपिनियंस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। पहले ये धरती थी, बहुत गर्म थी, फिर वो ठंडी हुई, फिर इसमें मीथेन के बादल बने, फिर पानी के बादल बने, फिर उसमें अमीनो एसिड्स बने, एक प्राइमोर्डियल सूप बना, उस सूप में से पहला अमीबा बना, और उसके जीनोम सीक्वेंसिंग से डेवलप होते 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 ये बन गया। यही पढ़ा है ना? पर ये तो बायोलॉजी पढ़ी है ना, इसकी स्टैटिस्टिक्स किसी ने अध्ययन की? कभी जाके चेक करिएगा, एक प्रोफेसर चंद्र विक्रम सिंह है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो सिंगली ओरिजिन के हैं, उन्होंने इसकी स्टैटिस्टिक्स की है। यानी पानी गिर के अपने आप एमिनो एसिड क्रिएट हो जाएगा। वो जो एमिनो एसिड का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है जिसके द्वारा आपने जीवन की उत्पत्ति मानी है, इसकी पॉसिबिलिटी जानते कितनी है? 1/10⁻113। 10⁻40 अगर होती है तो वो पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल मानी जाती है। यानी ये कुछ कुछ जानते कैसी है? ये कुछ कुछ वैसी बात है कि बहुत सारे नट बोल्ट्स सब अलग अरेंज करके रख दिए गए, अचानक एक तूफान आया और उसने इसको भी कस दिया, इसको भी, इसी डायरेक्शन में फोर्सेस बनते चले गए और वो एक गाड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया। ये जितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है उससे ज्यादा बड़ी ये पॉसिबिलिटी है, ये उन्होंने दिया। और फिर जो शुरू के 15-20 एमिनो एसिड से उनसे हमारा लेवल का कॉम्प्लेक्स अपने आप डेवलप होता चला गया। एक रिसर्च पेपर में तो चंद्र विक्रम सिंह जी ने लिखा, इसकी पॉसिबिलिटी आते क्या है? 10⁻40,000 में। अब आप देखिए, जिसको हम साइंटिफिक बात कहते हैं वो वाकई कितनी साइंटिफिक है क्या? कुछ एक साइंटिफिक अंधविश्वासों पर भी हमारी पूरी साइंस लिखी है। आप कहेंगे साइंटिफिक अंधविश्वास जैसा वर्ड क्यों यूज कर? हाँ साहब, 2-3 साइंटिफिक अंधविश्वास है। नंबर 1, इस वर्ल्ड में जो कुछ भी है उसमें कॉन्शियसनेस का कोई स्थान नहीं है, एवरीथिंग इज मटेरियल। ओके, फिर जो कुछ भी मूवमेंट है दैट इज रैंडम, क्योंकि अगर डिजाइन होगा तो फिर तो डिजाइनर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसलिए एवरीथिंग इज रैंडम। और जो कुछ भी कॉन्शियसनेस दिखाई पड़ती है वो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शन के अलावा कुछ नहीं। और सडनली बिग बैंग थ्योरी से पहले अचानक एक एनॉर्मस एनर्जी अपने आप प्रकट हो गई थी। लोग कहते हैं ना, एक चमत्कार दिखाओ तो मान लेंगे। भाई जब 0 पॉइंट था, इनफिनाइट एनर्जी, इनफिनाइट टेम्परेचर, 0 वॉल्यूम, इनफिनाइट डेंसिटी, आया कहां से? वो मान लो, उसके बाद शुरू कर दो। तो कभी आप सोचिए कि जब हम विज्ञान की बात करें तो खुले मन से टोटल विज्ञान की बात करें। जैसे हमारे यहाँ ऋग्वेद में नासदीय सूक्त है, तो उसमें कहा गया सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं। अगर आप लोगों ने वो सीरियल को उस जमाने देखा होगा, मैं उसको संस्कृत में नहीं बोल रहा हूं,
तो वो कहता है वह भी जानता है ईश्वर या नहीं भी जानता। मतलब हम इतने ओपन है उस बात पर डिस्कशन करने के लिए। तब वो पूछता है ना कस्मै देवाय हविषा विधेम, मतलब किस देवता को हम हविष दें, तो उत्तर देता है या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास्ते प्रश्यम यस्य देवा यस्य छाया मृतम यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषा विधेम। तो मैंने सिर्फ ये कहने का प्रयास किया, एक फूड फॉर थॉट, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, उसको सोचिए कि अपने आप कहां से हो जाता है जो वो कह देते हैं कि साहब हमारा अपने आप क्रिएट हो गया। और मजे की बात क्या है, जो जो हमारा स्फीयर वाइडन होता चला जाता है, जिसको हम रैंडम कहते हैं, उसमें डिजाइन लिखने लगते हैं। आज से केवल 50-100 साल पहले कल पानी बरसेगा या नहीं, इट वॉज अ रैंडम क्वेश्चन एंड द आंसर वॉज रैंडम। आज सैटेलाइट के थ्रू देख के आप बता देते हैं 3 दिन बाद पहले ही कि यहां पानी बरसेगा नहीं बरसेगा, क्योंकि जैसे ही आपका स्फीयर ऑफ विजन ब्रॉडन हुआ, रैंडमनेस में डिजाइन लिखने लगे। जैसा मैं पहले भी कहता हूं, ये धरती स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन है क्या? ये अर्थ के रेडियस के सर्किल का एक आर्क है। और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप कुछ 1000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और तब आपको अर्थ का कर्वेचर दिखेगा। तो छोटी दृष्टि से देखने में जो चीज स्ट्रेट लाइन नजर आती है, विराट दृष्टि से देखने में वो चक्र नजर आने लगती है। इसीलिए विवेकानंद जी ने एक और बात मजेदार कही थी जो मुझे चक्र से ध्यान आया। जितने भी भारतीय मत धर्म है, मतलब जो हिंदू फैमिली के हैं, हिंदू सिख जैन बौद्ध, इवन कन्फ्यूशियस ताओ शिंतो, यानी ऑल ईस्टर्न रिलीजन और जो सीमेटिक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म इस्लाम का फंडामेंटल डिफरेंस जानते क्या है? जितने ईस्टर्न धर्म है, यानी जो हिंदू धर्म संस्कृति के ऑफशूट से निकले हैं या उसमें से आगे गए हैं, वो चक्रीय क्रम में विश्वास करते हैं। इसीलिए वो जन्म जन्मांतर को भी मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं। सीमेटिक रिलीजन स्ट्रेट लाइन में विश्वास करते हैं। अब आप स्वयं देख लीजिए, ऊपर जाके देखिएगा तो सर्किल नजर आता है, जमीन पर देखिएगा तो स्ट्रेट लाइन नजर आती है। तो ये और कुछ नहीं है, ना उनका दोष है ना हमारा दोष है, बस नजरों का दोष है। इसलिए मैंने सिर्फ आपको विज्ञान के विषय में सिर्फ एक बात कही, इन सब बातों पे हमें गंभीरता समझने की जरूरत। और हमारे यहाँ विज्ञान और आध्यात्म में कोई टकराव नहीं था, इसीलिए मैंने बताया जीरो अर्थमेटिक का हिस्सा है, तो हमारे यहाँ शून्य जो है वो अनुभूति का हिस्सा है। दोनों आपस में मिले हुए, इसीलिए हमारे यहाँ जो जितने बड़े ऋषि थे उतने ही बड़े वैज्ञानिक भी थे। हमारे यहाँ कभी इस प्रकार का किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होता। अगर आपको याद हो कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था, तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने एक उल्लेख किया था कि जब सालार मसूद ने उसके ऊपर अटैक किया था तो महाराजा सुहेल देव ने उसकी बचाव किया था। यहां पे मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर काली के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर काली का मंदिर किसने बनवाया था? रामकृष्ण परमहंस को उसका पुजारी किसने नियुक्त किया था? अभी आप लोगों ने जाके इसको चेक किया है? रानी रसोमणि। जो लोग बंगाल से होंगे उन्होंने जरूर नाम सुना होगा रानी रसोमणि का। रानी रसोमणि कैवर्त जाति की थी जो आज शेड्यूल कास्ट में आती है। वो रानी भी थी, उन्होंने मंदिर भी बनवाए, अनेक घाट बनवाए। रामकृष्ण परमहंस जी जो विवेकानंद जी के गुरु थे, उनको पुजारी अपॉइंट किया। फैक्ट तो ये था, दिखाना है अपने हिसाब से, डिस्टॉर्ट करने के लिए। और अंत में हम ये कहेंगे जो अभी स्वामी जी ने कहा था 1897 में, स्वामी विवेकानंद ने कहा था बस 50 साल और दूर और वक्त आ गया है। तो हम भी ये कहना चाहेंगे कि वक्त आ गया है और इसका लक्षण कैसे दिख रहा है। श्री अरविंदो ने कहा था, अरविंद घोष कि स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने कहा था भारत एक महान संक्रमण काल से गुजर रहा है जो 175 ईयर्स का है, जिसकी शुरुआत स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से हो गई 1836। 175 साल पूरा हुए 2011। उन्होंने कहा था इस कालखंड में भारत अपनी न्यूनतम बिंदु से उठता हुआ उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाएगा और वहां की यात्रा पहुंचेगा नहीं, वहां की यात्रा शुरू कर देगा। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के मतलब जब उन्होंने शरीर छोड़ा उससे 1 वर्ष पूर्व अमरनाथ की गुफा में गए, ध्यान लगाने के बाद लौटे। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि भारत माता दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन करने के लिए
प्राचीन शक्ति से युक्त होकर पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है और वह समय सिर्फ एक शताब्दी दूर है। 1902 में उन्होंने शरीर छोड़ा, एक शताब्दी 2002 में पूरी होती है। अब आप कहेंगे कैसे मान लें कि जो दोनों ने कहा सही, 2002 ही वो वर्ष है, 2002 और 3 जब इंडिया का इकोनॉमिक राइज शुरू हुआ। 2003-4 में एक क्वार्टर के लिए सही हमारी रेट ऑफ ग्रोथ 10.5% के ऊपर गई थी। एक क्वार्टर के लिए सही हमने चाइना को पीछे किया था। इंडियन ग्रोथ स्टोरी उसके साथ शुरू हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने ऐसे नहीं कहा था। और 2012 के बाद इस देश में क्या परिवर्तन शुरू हुआ और वो परिवर्तन पिछले 10 साल से कैसे कैसे चल रहा है, ये मैं बोलना उचित नहीं समझता हूँ, अन्यथा वो राजनीतिक मंच नहीं है तो उसका राजनीतिक निहितार्थ निकाला जाएगा। मगर आप समझ सकते हैं कि महापुरुषों के कहे गए वाक्य खाली नहीं जाते हैं, वो कहीं न कहीं देश को नियम के बारे में कोई न कोई संकेत कर ही देते हैं। और अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगा, पढ़िए लिखिए, ऊंचाई की तरफ बढ़िए, पर यदि आपका विवेक, आपका बुद्धि जागृत नहीं है, आपकी सोच सही दिशा में नहीं है, तो पढ़े लिखे तो 9/11 करने वाले खालिद शेख को मोहम्मद अट्टा भी थे, बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त। बुरहान वानी अच्छा सॉफ्टवेयर का जानकार था। याकूब मेनन चार्टर्ड अकाउंटेंट था। ओसामा बिन लादेन अरबपति था। तो अगर रुपया पैसा कमाने, अच्छी एजुकेशन पाने, अच्छी नौकरी पढ़ने से सब कुछ हो तो यह संभव नहीं है। वो किसमें है? वही जो मैंने आपको बात बताई थी कि एतद्देशे प्रसूतस्य सकाशादपि जन्मना, सोच विचार जो विवेकानंद जी ने इंस्पायर किया था, उसी के द्वारा आपको सब कुछ प्राप्त होता है। और अंत में मैं कहूंगा, भविष्य आ गया है, 21st सेंचुरी के मिड तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको आप ऐसे भी सोच लीजिए, एक जमाने में हम वर्ल्ड के पावर सेंटर थे, इकोनॉमी, मिलिट्री एंड इंटेलेक्चुअल पावर सेंटर। 2500 साल पहले हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ और वो पावर सेंटर शिफ्ट होकर कहाँ गया? ईरान में। किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, जब इंडिया का डाउनफॉल हुआ, जब पर्शियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो मेसोपोटामियन एम्पायर, आज का बगदाद, इराक। जब मेसोपोटामियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो टर्किश एम्पायर, फिर टर्किश एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के पहले ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज टर्की की राजधानी इस्तांबुल है। फिर वेस्टर्न रोमन एम्पायर यानी आज का रोम। जब रोम का जलवायु जलाल कम हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन का, या पुर्तगाल और स्पेन का कम हुआ तो ब्रिटेन का। जरा शिफ्टिंग पैटर्न तो देखते जाइए। जब ब्रिटिश साम्राज्य का डाउनफॉल हुआ तो अमेरिका का जमाना आया। अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। अब पिछले 100 साल में आ जाइए। उसके बाद प्रॉस्पेरिटी जापान में आई। जापान वाज अ रोरिंग इकोनॉमी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अब पिछले 60 साल में आ जाइए। जापान के बाद प्रॉस्पेरिटी के प्रतीक बने हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाओ, द टाइगर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक। अब पिछले 20 साल में आ जाइए, चाइना का जमाना आ गया। तो अगला जमाना किसका होने वाला है? और फिर यह भी समझिए, जो अभी स्वामी जी ने कहा था कि जब हम ऊपर उठेंगे तो हम किसी को दबाने के लिए नहीं, डोमिनेट करने के लिए नहीं, ना हमें अपना कोई पैसा प्रोडक्ट बेच के दुनिया में पैसा कमाना है, ना हथियार बेच के किसी को धमकाना है, ना किसी की जमीन पे कब्जा करना है। क्योंकि इंडिया विल नॉट इमर्ज एज ए इकोनॉमिक सुपर पावर, वी विल इमर्ज एज ए गुरु और विश्व गुरु, बिकॉज द पावर डोमिनेट्स एंड गुरु मोटिवेट्स। देखिए, जब गीता में भगवान कृष्ण ने सारा गीता का उपदेश दे दिया, उसके बाद भी अर्जुन को कॉन्फिडेंस आ गया था क्या? नहीं, उसने कहा महाराज, तो सारा ज्ञान तो सही है, पर इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनको ओवरकम कैसे करेंगे? तो उन्होंने फिर विराट रूप दिखा, कहा था देखो ये सही है, ये भविष्य है, ये होना तय है, तुम्हें सिंहासन में बैठना और ये भूमि पर पड़े होंगे। उसने कहा महाराज, यदि यह सत्य है तो फिर काहे बात का रक्तपात करना? आप पलक झपकाइए, मैं सिंहासन में खड़ा होऊंगा और ये जमीन पे होंगे। परंतु आपको पता है भगवान कृष्ण क्या कहा? तय तो है, पर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। तो भारत का यह भविष्य तय है, मगर अमृत काल समाप्त होते होते इसी युवा पीढ़ी को वह कर्म कर कर उस मुकाम तक पहुंचाना होगा, जिसे मैं इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने हिमालय के ऊपर, क्योंकि हम हिमालय की ही जहां से शुरू हो रहा वहां पे बैठे हैं, एक लाइन और ऐड कर दूं। कहते ना हमारा देश एक नहीं था। हमारे देश की परिभाषा शास्त्रों में क्या दी हुई? हिमालय समारभ्य यावत् हिंदू सरोवरम
तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, यानी हिमालय से प्रारंभ होकर सागर तक जिसकी सीमा है वह देव निर्मित देश है, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। जिनको लगता है हमारा देश एक नहीं था, हिंदुस्तान नाम नहीं था, हिंदू नाम नहीं था, उनके लिए जवाब है खैर। उन्होंने उस हिमालय को साक्षी मार के कहा कि अब बहुत दिन हो गई, अब उस तपस्या से उठो, अपनी आंखें खोलो। तो उनकी पंक्ति थी, बहुत फेमस कविता थी, मेरे नगपति मेरे विशाल, अगर आप लोगों ने सुनी तो उसमें वो कहते हैं वो मौन तपस्या लीन यति, थोड़ा सा इसमें टफ हिंदी है, वो कहते हैं वो मौन तपस्या लीन यति पल भर को तो पर द्रगोन्मेष, द्रग कहते हैं आंख को, उन्मेष मतलब उठाना, तो कहते हैं वो मौन तपस्या लीन यति पल भर को तो पर द्रगोन्मेष, अरे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पथ पर सुदेश, कैसे कैसे अटैक किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राची के प्रांगण बीच देख चल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल, तो मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तप का नकाल, रे तपी आज तप का नकाल, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल, तू जाग जाग भारत विशाल। धन्यवाद।